हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू महामना अकेडमी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, पढ़ लिख रहे होंगे। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हम लोगों ने जो करंट इलेक्ट्रिसिटी के बेसिक टर्म्स हैं, मोबिलिटी है, कंडक्टिविटी है, रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टेंस है, करंट क्या होता है, कितना होता है, ठीक है, इन सब के बारे में डिस्कस किया था। ड्रिफ्टिंग हमने देखी थी। जो कार्बन रजिस्टर्स होते हैं उनका बताया था, कि उनका कलर कोड बताया था। ठीक है। कार्बन रजिस्टर्स में एक और चीज़ है, हाँ वही कलर कोड अच्छे से ध्यान रखिएगा। ठीक है, कलर कोड इंपॉर्टेंट है उसका, उससे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है। ये आज हम लोग देखते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। ठीक है, रेजिस्टर्स का जो कॉम्बिनेशन होता है ना, सीरीज रेजिस्टर्स होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, उसके अलावा एक मिक्स्ड कॉम्बिनेशन भी होता है। ठीक है, तो उसको देखते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल चीज़ है इसमें। तो ये जो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है उसमें ये रेजिस्टेंसेस का जो एक ही एंड दूसरे वाले रजिस्टर के एक एंड से कनेक्ट होता है। मतलब जैसे कि यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पे आप, ठीक है, यहाँ पे इस पॉइंट को देखिए, है ना। ये R2 का ये कॉर्नर और R1 का एक कॉर्नर कनेक्टेड है। फिर R2 का दूसरा कॉर्नर R3 के एक कॉर्नर से कनेक्टेड है, और R3 का दूसरा कॉर्नर वापस इस सर्किट से घूम जाके R1 से कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो सीरीज में होता क्या है कि जो रजिस्टर्स है उनका एक कॉर्नर किसी दूसरे रजिस्टर के दूसरे कॉर्नर से कनेक्टेड होता है। ठीक है। और दूसरी चीज़, सीरीज में करंट सेम होता है बाय कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, है ना। जितना करंट सीरीज के एक कॉर्नर से आएगा, मतलब सीरीज जो हमने कॉम्बिनेशन किया है उसमें एक एंड से जितना करंट आएगा, आखिरी एंड से उतना ही करंट पास होगा। ठीक है। तो ये, तो सीरीज में जो करंट है वो हर एलिमेंट का करंट सेम होता है। पोटेंशियल डिफरेंस सबका अलग अलग होगा। ठीक है। तो जो ये पूरी सीरीज है, ये पूरी जो सीरीज है उसका टोटल पोटेंशियल डिफरेंस सपोज V है। तो जो पहला वाला रेजिस्टेंस है उसका V1, उसी तरह V2, इसी तरह जितने रेजिस्टेंस होंगे हम सबका वोल्टेज जोड़ देंगे। फिर V को हम लिख सकते हैं I इंटू आर एस। आर एस मतलब सीरीज का ओवरऑल रेजिस्टेंस, है ना। और V इक्वल टू आई आर हम ओम्स लॉ से लिख सकते हैं। V1 को हम लिख सकते हैं IR1, IR2, V2 को, और उसी तरह VN को हम लिख देंगे IRN, है ना। आई सब में सेम है ना, हर एलिमेंट में करंट सेम है, इसीलिए हम सब जगह आई यूज़ कर सकते हैं। फिर हम आई कॉमन ले सकते हैं। तो हमारे पास अभी क्या है, हमारे पास है ये IRS इक्वल टू आई आर, कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा R1, R2, इस तरीके से Rn तक। फिर आई कैंसिल हो जाएगा, तो RS आ जाएगा R1, R2 अप टू Rn। ठीक है। तो यही आपका फॉर्मूला है। इसमें जो टोटल रेजिस्टेंस होता है वो सारे रेजिस्टेंसेस का नॉर्मल सम होता है। तो इसीलिए सीरीज़ में रेजिस्टेंस बहुत बढ़ जाता है। लेकिन सीरीज़ में एक बेनिफिट होता है, हमें अलग अलग स्विच लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, एक ही स्विच में सारा काम हो जाएगा। और एक ही स्विच की ज़रूरत पड़ेगी, ये एडवांटेज भी है, ये डिसएडवांटेज भी है। क्योंकि अगर सपोज़ हमें कोई एक ही, मतलब जैसे कि सपोज़ ये रेजिस्टेंसेस हैं यहाँ पर, ठीक है, घरों में हम सीरीज सर्किट यूज़ नहीं करते, उसका रीज़न है। तो उसके देखते हैं क्या क्या रीज़न्स हैं। सपोज़ एक ये रेजिस्टेंस है, फिर एक ये है, फिर एक ये है। तो सपोज़ ये बल्ब है, फ़ैन है, और कुछ फ्रिज। ठीक है। तो हम घरों में सीरीज अगर यूज़ करेंगे तो क्या है, एक फ़ायदा ये है कि एक ही स्विच से सब चालू हो जाएगा, एक ही सिंगल स्विच से। और ये डिसएडवांटेज भी है, एक ही स्विच से मतलब अगर हमें कोई एक चीज़ चालू करनी है तो तीनों चीज़ एक साथ ही चालू होगी, है ना। तो एक डिसएडवांटेज है, सपोज हमें दूसरी बाकी दोनों चीज़ों की ज़रूरत नहीं है उस टाइम तक। फिर सीरीज सर्किट का एक डिसएडवांटेज ये भी है कि अगर कोई मेंबर ख़राब हो गया तो पूरी सीरीज में करंट फ्लो नहीं करेगा, है ना। अगर सपोज बल्ब ख़राब हो जाता है तो जब करंट यहाँ से आगे जाएगा ही नहीं तो यहाँ तक पहुँचेगा नहीं, है ना। तो सिर्फ बल्ब के ख़राब होने से जो बाकी के दोनों इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो भी काम नहीं कर पाएंगे।
और दूसरा सीरीज़ का रेजिस्टेंस बहुत बढ़ जाता है। सीरीज़ का रेजिस्टेंस बहुत बढ़ जाता है तो हमें वोल्टेज बहुत हाई यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। अभी हम नॉर्मली घरों में इंडिया में 220 वोल्ट यूज़ करते हैं, तो अगर हम सीरीज सर्किट यूज़ कर रहे होते घरों में तो हमें बहुत ज़्यादा वोल्टेज यूज़ करना पड़ता है ना, किलो वोल्ट्स में हमें इलेक्ट्रिसिटी लगती है। और हाई वोल्टेज, बहुत ज़्यादा वोल्टेज डेंजरस है, इसीलिए हम लोग यूज़ नहीं करते। सीरीज़ सर्किट का एक एप्लीकेशन होता है, जब कभी कुछ फंक्शन वंक्शन हो तो डेकोरेट करने के लिए जो लाइट्स होती हैं, एलईडी बल्ब्स जो होते हैं, ठीक है। अब वो इतनी होती हैं, वो अगर आप एक एलईडी बल्ब का वो जो सजाने वाली होती है उसको आप खरीदोगे तो उसमें सैकड़ों बल्ब्स होते हैं ना, ठीक है। तो उसमें ये प्रैक्टिकल भी नहीं है कि उसमें सबका अलग अलग स्विच हो, तो उसमें ये ठीक है कि एक ही स्विच है, सब काम कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरी एलईडी की प्रॉपर्टी भी होती है कि बहुत कम करंट से वो जल सकता है, ठीक है, इसीलिए। नेक्स्ट देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हर रजिस्टर का हर कॉर्नर, मतलब दोनों कॉर्नर, हर रजिस्टर के दोनों कॉर्नर से कनेक्ट होता है। जैसे कि इस डायग्राम में देखिए, इसका ये वाला कॉर्नर यहाँ से कनेक्टेड है ना, ये इस वायर के थ्रू, और ये वाला कॉर्नर इससे कनेक्टेड है इस वायर के थ्रू, है ना, ये वाला, ठीक है। तो पैरेलल में अगर हम चाहें तो एक और, अगर हम कैपेसिटर रजिस्टर लगाएंगे इसमें पैरेलल में, तो वो भी कुछ ऐसा हम कनेक्ट कर सकते हैं। ये R3 हो गया, ठीक है। इसका जो नेट रेजिस्टेंस होता है वो होता है 1/R1 + R2 + R3, और इसी तरीके से अगर बहुत से जितने भी हैं तो 1/Rn तक। तो हम इसका सिंपल रेसिप्रोकल करके हम सम कर देंगे तो हमें नेट रेजिस्टेंस मिल जाएगा, ठीक है। पैरेलल कॉम्बिनेशन के कई बेनिफिट्स हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन का एक बेनिफिट ये है कि हम अलग अलग स्विच यूज़ कर सकते हैं सबके लिए, तो घरों में हम पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं जनरली। और दूसरी चीज़ है, इसमें रेजिस्टेंस कम रहेगा तो वोल्टेज कम ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो एक चीज़ और बतानी है, सीरीज़ में मैंने आपको बताया था कि करंट सब में सेम है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में वी सेम होता है हर हर एलिमेंट में। मतलब हम घर में जितने डिवाइसेस यूज़ करते हैं सबका पोटेंशियल डिफरेंस एक ही होता है, 220 वोल्ट। ठीक है, मिक्स्ड कॉम्बिनेशंस भी होते हैं तो उसके भी आपको क्वेश्चंस जो हैं वो क्वेश्चन बुकलेट्स में अलग अलग जगह पे मिल जाएंगे, ठीक है। मिक्स्ड कॉम्बिनेशन का एक ये एग्जांपल है, जैसे कि ये एक और इसके बाद ये इस टाइप से ये कोई सर्किट है, ये, तो आपने इसको यहाँ से बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। ये हो गई, तो ये नेगेटिव पोल, ये पॉजिटिव पोल, ये R1, ये R2, ये R3, ठीक है। तो इसमें जो R1 R2 है वो पैरेलल में है, तो इनके लिए हम पहले पैरेलल का फॉर्मूला यूज़ करके नेट रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। उसके बाद इसका जो आएगा उसका R3 के साथ सीरीज करके आंसर निकाल लेंगे नेट रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये सब है। नेक्स्ट देखते हैं एक और चीज़, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, या जूल्स लॉ। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग ये है कि अगर कोई वायर है या कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, तो जब हम मतलब उसमें करंट पास होंगे, तो करंट क्या है, चार्जेस है ना। तो जब उसमें चार्जेस पास होंगे तो चार्जेस के बीच में कोलिजन्स होंगे। जितनी देर तक करंट पास होगा उतने ज़्यादा कोलिजन्स होंगे, या जितना ज़्यादा करंट पास होगा उतने ज़्यादा कोलिजन्स होंगे। तो जितने ज़्यादा कोलिजन्स होंगे उतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी हीट के फॉर्म में, तो कंडक्टर हीट होने लगेगा, है ना, या वो डिवाइस हीट होने लगेगा। तो आपने देखा भी होगा, नॉर्मली अगर हम किसी चीज़ का थोड़ा प्रोलॉन्ग्ड यूज़ करते हैं तो वो हीट होने लगती है, जैसे फ़ोन, लैपटॉप, पंखा, ये सब चीज़ें हैं ना, गर्म होने लगती हैं। तो इसको बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ठीक है। मतलब ये फिनोमिनन है हीटिंग का। तो उसके लिए लॉ जूल्स ने दी थी कि ये जो हीट होती है वो कितनी रिलीज होती है। तो इसके लिए आपके पास मतलब लॉ ये है कि जो हीट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है करंट के स्क्वायर के। जितना करंट होगा उसके स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, है ना। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी रेजिस्टेंस के। जितनी ज़्यादा रेजिस्टेंस है कंडक्टर का उतना ज़्यादा कोलिजन होगा, है ना। रेजिस्टेंस अगर ज़्यादा है तो कोलिजन की चांसेस बढ़ जाती हैं, ठीक है, इसीलिए। और कोलिजन ज़्यादा होगा तो हीटिंग होगी। और जितनी देर तक अगर करंट पास होगा, है ना, तो ये वो
फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये तीनों ही जूल्स लॉ के स्टेटमेंट है। तो इन तीनों को हम कंबाइन करके एक ही में लिख सकते हैं, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, कोई कंडक्टर में करंट आई फ्लो कर रहा हो और उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस आर हो और टी टाइम तक फ्लो कर रहा हो, तो वो इतनी हीट जनरेट करेगा। ठीक है, तो ये जूल्स लॉ, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट देखते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अगर हमें किसी चार्ज को किसी जगह पे मूव करवाना है तो हमें उसको एनर्जी देनी पड़ती है। ठीक है, या तो वो खुद एनर्जी एक्सपेंड करेगा या हमें देनी पड़ेगी। तो दोनों ही केसेस में किसी फोर्स में वो मूव कर रहा है, और अगर फोर्स के कारण कोई डिस्प्लेसमेंट हो रही है तो यानी कि वर्क डन हुआ है। और अगर वर्क डन हुआ है, किसी ने कोई वर्क किया है, तो वो किसी एनर्जी से ही किया होगा, है ना। बिना एनर्जी के आप कोई काम नहीं कर सकते, है ना, इम्पॉसिबल है। तो अगर वर्क डन हुआ है, चार्ज ने ही वर्क डन किया है, तो वो उसकी एनर्जी से ही आया होगा। ठीक है, तो ये एनर्जी जो किसी चार्ज को किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में या किसी इलेक्ट्रिकल फील्ड में मोशन करने में मदद करती है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है Q इंटू वी, है ना। ये सेकेंड चैप्टर में हमने देखा था, वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है वो Q इंटू वी होता है। फिर Q को हम लिख सकते हैं I इंटू टी, है ना, करंट इंटू टाइम। तब हमें एक फॉर्मूला ये मिल जाएगा वर्क डन का। फिर V को हम लिख सकते हैं I इंटू आर, ओम्स लॉ से। तब हमें एक फॉर्मूला ये मिल जाएगा वर्क डन का। ठीक है, तो वर्क डन का एक Q इंटू वी, एक V इंटू आई इंटू टी, एक ही आई स्क्वायर आर टी। ये तो जूल्स लॉ है ना, यही है, जूल्स लॉ है ये। और एक और होता है V स्क्वायर बाई आर टी, ना, V स्क्वायर बाई आर इंटू टी। ठीक है, तो ये वर्क डन के फॉर्मूले होते हैं। तो आपको देखना पड़ेगा, क्वेश्चंस जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे आपका एक्सपीरियंस होगा। तो आपको देखना रहता है कि कहाँ पे क्या हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, वैसे कोई लिमिट नहीं है। आप फॉर्मूले तो ये चार जो फॉर्मूले हैं वर्क डन के या एनर्जी के या कहें जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के, इनको आप इंटरचेंजेबली यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट देखते हैं पावर। ठीक है, तो पावर जो प्रैक्टिकल टर्म्स में है वो अलग है ना। पावर जो फिजिकल टर्म्स में है, फिजिकल टर्म्स में पावर ये होती है कि वर्क करने की या एनर्जी एक्सपेंड करने की रेट क्या है, कितनी रेट से आप एनर्जी एक्सपेंस कर रहे हो। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल पावर क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिकल वर्क। ठीक है, तो इसको मेजर करते हैं वॉट में, है ना, SI यूनिट है इसकी वॉट। ठीक है, तो पावर होता है वर्क अपॉन टाइम। या अगर हम वर्क को लिख दें VIT, तो हमें मिलेगा पावर इक्वल टू VI। या अगर हम वर्क का ये आई स्क्वायर आर टी यूज़ करेंगे तो पावर का फॉर्मूला हो जाएगा आई स्क्वायर आर। या अगर हम V स्क्वायर बाई आर टी, ये लास्ट वाला यूज़ करेंगे, तब पावर का फॉर्मूला मिल जाएगा V स्क्वायर बाई आर। ठीक है, तो ये इतने हैं, ये सब तो जूल्स लॉ से है और ये नॉर्मल टर्म्स में वर्क अपॉन टाइम। ठीक है, फिर पावर की अलग अलग यूनिट्स होती हैं। किलो वाट होती है 1000 वाट, मेगा वाट होती है 1 मिलियन वाट, है ना। हॉर्स पावर होता है 746 वाट। ठीक है, इसके अलावा एक चीज़ और है, जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है वो यूनिट्स में आता है ना। तो एक यूनिट कितनी होती है, तो इसको ध्यान रखिएगा। ये बहुत मतलब इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन हो सकता है पूछा भी जाए, है तो बहुत सिंपल चीज़ लेकिन इम्पॉर्टेंट है। जो घरों में जो इलेक्ट्रिकल बिल आता है वो यूनिट्स में आता है ना, एक यूनिट का 6-7 रुपये जो भी लगता हो। तो एक यूनिट कितनी होती है, कितनी पावर को हम या कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम यूनिट कहते हैं। तो देखिए, 1000 वाट का इंस्ट्रूमेंट, 1000 वाट का इंस्ट्रूमेंट अगर 1 घंटे तक यूज़ होता रहेगा तो वो जितनी एनर्जी यूज़ करता है उसको हम बोलते हैं 1 यूनिट। ठीक है, क्या डेफिनेशन है, एनर्जी यूज्ड इन 1 आवर बाय अ डिवाइस ऑफ 1000 वाट। ठीक है, इसको हम बोलते हैं 1 यूनिट। ये न्यूमेरिकली होती कितनी है, 1 यूनिट
होती है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल्स के बराबर। ठीक है, ये वैल्यू भी आपको याद रखनी है। ठीक है, एक यूनिट में 3.6 इंटू 10⁻6 जूल्स ऑफ एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, तो ये एनर्जी का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो इसको रिवाइज करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो बनेगा। बहुत ही सिंपल चीज़ है ये। नेक्स्ट देखते हैं सेल। सेल क्या होता है? सेल एक सिंगल डिवाइस होता है जो किसी सर्किट में किसी दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करता है। ठीक है, आपने अगर किसी सर्किट में सेल लगाया है, जैसे कि हम नॉर्मल सर्किट्स जैसे बनाते हैं, सपोज ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक एमीटर भी लगा हुआ है, और यहाँ पे आपने ये एक ये सेल बना दिया। ठीक है, ये पॉजिटिव पोल और ये नेगेटिव। ये जो सेल है ना, इसका काम क्या है? सपोज ये दो पॉइंट्स हैं ए, और यहाँ पे ये जो नेगेटिव वाला है वो बी। तो इसका काम सिर्फ इतना है कि ए और बी के बीच में इसने एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दिया है। कितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगा? तो सेल पे जो रीडिंग लिखी होती है, सेल पे जो वोल्टेज लिखा होता है, जो छोटी बैटरीज आती है वो 1.5 वोल्ट की आती है, उससे बड़ी फिर 3 वोल्ट की आती है, फिर 9 वोल्ट की भी आती है। तो जितना भी उस पर लिखा है, जैसे छोटा वाला जो पेंसिल सेल होता है वो शायद 1.5 वोल्ट के अप्रॉक्स होता है। तो यानी कि अगर उसको सर्किट में लगाओगे तो वो 1.5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर देगा। ठीक है, तो कुल मिला के सेल क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना काम है। क्यों करेगा पोटेंशियल डिफरेंस? अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो चार्ज फ्लो नहीं होगा, है ना। क्योंकि चार्ज क्या क्या है, वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे मूव करता है। तो सेल का काम यह है कि एक जगह को वो हायर पोटेंशियल कर देगा, एक जगह को लोअर, ताकि चार्ज मूव कर सके। ठीक है, और एक सेल के दो कंपोनेंट्स होते हैं, जो दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं ना, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड। जो पेंसिल सेल्स होते हैं उनमें अगर आप उसको कभी ख़राब हुआ और आपने कलाकारी की हो घर पे, उसको फोड़ के देखा हो, ठीक है, मैंने तो किया है, तो आपने देखा होगा उसमें एक ब्लैक ब्लैक कलर का सब्सटेंस होता है, पाउडर, लिक्विडस, थोड़ा सा मतलब लिक्विड के फॉर्म में, पाउडर के फॉर्म में, है ना। वो इलेक्ट्रोलाइट होता है उसका। जनरली है इलेक्ट्रोलाइट में हम ZnS यूज़ करते हैं, नहीं नहीं सॉरी ZnS नहीं है, कोई कंपोनेंट है वो हम यूज़ करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट का काम ये होता है कि जब हम उसको एनर्जी देंगे तो उस जो कंपोनेंट्स हैं उसके जो आयंस हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, वो अलग अलग हो जाएंगे, है ना। पॉजिटिव आयंस जाएंगे नेगेटिव पोल की तरफ, नेगेटिव आयंस जाएंगे पॉजिटिव पोल की तरफ, तो एक चार्ज फ्लो होने लगेगा। ठीक है, तो इस चार्ज फ्लो के कारण जैसे ये इलेक्ट्रोलाइट है आपके पास, है ना, इस डायग्राम में देखिए, तो पॉजिटिव पोल्स पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस अलग अलग होंगे। तो जो नेगेटिव चार्जेस हैं वो यहाँ पॉजिटिव पोल पे जाएंगे, और जो पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव पोल पे जाएंगे। तो इस पे क्या होगा, चार्ज एक्यूमुलेशन अगर बढ़ेगा, एक जगह पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो जाएंगे, एक जगह नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो जाएंगे, है ना, तो एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा तो सर्किट में जो चार्जेस हैं वायर में, वो मूव करने लगेंगे। ठीक है, ये इसका काम है। जो ईएमएफ होता है वो उसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि जैसे ये आपने सेल लिया है, ये, तो ये इसका पॉजिटिव पोल है और ये इसका नेगेटिव पोल है। तो यहाँ का पोटेंशियल है वीपी, पॉजिटिव पोल, है ना, पी फॉर, और इसका वीएन। तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा उसी को ईएमएफ कहते हैं। ईएमएफ को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि अगर सर्किट ओपन होगा, ओपन सर्किट में कोई सेल जितना मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट कर सकता है उसको हम ईएमएफ कहते हैं। ठीक है, ईएमएफ की डेफिनेशन है द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा क्योंकि इम्पोर्टेंट है। ठीक है, द ईएमएफ होता है द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस विच अ सेल कैन जनरेट इन एन ओपन सर्किट। ओपन सर्किट में तो करंट फ्लो होगा ही नहीं ना, है ना, तो फिर हम ओपन सर्किट में सेल कनेक्ट करके ईएमएफ क्यों निकाल रहे हैं? डेफिनेशन के हिसाब से, हम क्या बोल रहे हैं कि ओपन सर्किट में जो सेल का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको हम कहेंगे ईएमएफ। तो जब ओपन सर्किट में करंट ही फ्लो नहीं होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या यूज़ करेंगे हम? ठीक है, तो देखो, अगर सर्किट हम क्लोज करेंगे, कुछ करंट सेल से भी पास होगा। अब सेल के अंदर जो मटेरियल है, जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं या
जो भी उसके अंदर जिस भी चीज़ से वो बना है उसका कुछ रेजिस्टेंस होगा। अगर उसका कुछ रेजिस्टेंस होगा तो कुछ पोटेंशियल डिफरेंस सेल खुद यूज़ करेगा, है ना। तो जितना पोटेंशियल डिफरेंस सेल यूज़ करता है उतना पोटेंशियल हमें कम मिलेगा सर्किट में। फॉर एग्जांपल अगर आप 1.5 वोल्ट का सेल यूज़ करते हो तो कभी आपको 1.5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्लोज सर्किट में देगा ही नहीं। आप चेक कर लीजिए, है ना। कोई एक छोटा सा बल्ब लीजिए, पेंसिल सेल ले लीजिए किसी भी वोल्ट का, और एक वोल्ट मीटर होना चाहिए, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस नापने के लिए। उसके बाद आप उसको सर्किट में लगाओ, ठीक है। वो सपोज अगर आपने 3 वोल्ट का सेल लिया है तो कभी 3 वोल्ट का पोटेंशियल आएगा ही नहीं उसमें वोल्ट मीटर में, है ना। क्यों? क्योंकि कुछ पोटेंशियल सेल खुद भी यूज़ करेगा, है ना, क्योंकि आइडियल केस नहीं है। आइडियल केस इन द सेंस सेल का कुछ रेजिस्टेंस है तो कुछ पोटेंशियल डिफरेंस तो खुद भी यूज़ कर लेगा, ठीक है। तो इसीलिए ईएमएफ हमेशा सेल सेल जितना पोटेंशियल डिफरेंस देता है उससे ईएमएफ हमेशा ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। और डेफिनेशन जो है उसको भी, सेल का जो इंटरनल सेल के अंदर जो मटेरियल है उनका कुछ रेजिस्टेंस होगा, उसको हम बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो एक फॉर्मूला है, ये नहीं, सेल का जो पोटेंशियल है वो कितना होगा, सपोज वी, सेल का ईएमएफ है आई ई, और ये है करंट, ये है इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। वी को हम लिख सकते हैं आई इंटू आर, ये ईएमएफ, ये आई आर। तो अगर आपको सेल का ईएमएफ निकालना, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है ये, तो हम कैसे निकाल सकते हैं इसको, ई माइनस आई आर अपॉन आई, ये इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं ई बाई आई माइनस आर, है ना। या आप इससे भी निकाल सकते हैं ई माइनस वी बाई आर, ई माइनस वी बाई आई, ठीक है। ये तीनों में से मतलब ये या फिर ये या फिर ये तीनों मेथड से आप किसी भी मेथड का यूज़ करके ईएमएफ निकाल सकते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस भी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं किरचॉफ लॉज। तो किरचॉफ की 2 लॉज हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के लिए। पहली लॉ है जंक्शन रूल, है ना, किरचॉफ जंक्शन लॉ, KJL। जंक्शन लॉ का ये कहना है, जंक्शन लॉ सबसे पहले ये पूछा जाता है कि किरचॉफ जंक्शन लॉ किस लॉ के कारण मतलब किस लॉ से वेरीफाई हो सकती है। तो ये वेरीफाई होती है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से, ठीक है, इसका आंसर। तो अब भाई जंक्शन लॉ ये है कि ये एक जंक्शन है ना, यहाँ पे ये देखो, सपोज किसी दूसरे कलर से आप देख सकते हैं, ये एक जंक्शन पॉइंट है ना यहाँ पे ये। तो यहाँ पे कई सारे वायर्स या कई सारे इलेक्ट्रिकल सर्किट्स मीट कर रहे हैं। तो जंक्शन लॉ का ये कहना है कि इस जंक्शन पे जितना करंट आएगा उतना ही करंट इस जंक्शन से चला जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि चार्ज कंजर्व रहेगा, चार्ज कंजर्व रहेगा तो जितना चार्ज यहाँ आया है उतना ही चार्ज यहाँ से पास होना चाहिए, है ना। क्योंकि इस पॉइंट में ऐसा कुछ खास नहीं है कि ये चार्ज स्टोर करे ना, कोई रीज़न नहीं है कि ये चार्ज स्टोर करेगा, कोई रीज़न नहीं है, तो कोई लॉजिकल रीज़न तो नहीं है, ठीक है। तो जितना करंट इस जंक्शन पे आएगा उतना ही करंट इस जंक्शन से बाहर की तरफ जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए तो देखो इस जंक्शन की तरफ आने वाले करंट कौन कौन से हैं, I3, I2 और I1, ठीक है। तो आने वाले करंट्स हैं ये, है ना, ये इसको हम लिख सकते हैं अप्रोचिंग करंट सपोज। तो ये आने वाला टोटल करंट है, और ये है करंट यहाँ से जाने वाला I4, I5, I6। तो इसको हम कह सकते हैं सपोज रिसीडिंग करंट, ये, ठीक है। तो जितना करंट यहाँ अप्रोच कर रहा है उतना ही करंट यहाँ से रिसीड करेगा, बाहर जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है किरचॉफ वोल्टेज लॉ।
तो किरचॉफ के वोल्टेज लॉ का ये कहना है कि अगर आपके पास सपोज कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट है इस टाइप से, ये यहाँ पे भी एक रजिस्टर लगा है, यहाँ पे एक वो बैटरी लगी है, यहाँ पे भी सपोज एक रजिस्टर लगा सकते हैं, इस टाइप से आपके पास ये कोई सर्किट है ना। तो इनकी जो वोल्टेज लॉ है उसका ये कहना है कि अगर हम किसी एक पॉइंट से यहाँ से चलना शुरू करें और हम क्लोज लूप में चलें, क्लोज लूप में मतलब इस पूरे सर्किट से होते हुए हमें वापस ए पर आना है, तो रास्ते में इस पूरे पाथ में जितने पोटेंशियल डिफरेंसेस मिलेंगे, अगर हम उन सबका सम करें, अलजेब्रिक सम, अगर हम सारे जितने इसके रास्ते में पोटेंशियल डिफरेंसेस मिलेंगे अगर हम उन सबका अलजेब्रिक सम कर दें तो हमें ज़ीरो मिलेगा, है ना। यानी सही बात है, अगर हम ए से ए पर ही आ रहे हैं तो सेम ही पॉइंट का कोई पोटेंशियल डिफरेंस तो होगा नहीं, ए और ए एक ही पोटेंशियल है, उनमें कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए हमें इस पूरे रास्ते में जो टोटल डेल वी है वो ज़ीरो मिलेगा, ठीक है। यही सेकेंड लॉ है। इसी को इस तरीके से भी लिखा गया है, समेशन आई आर मतलब सारे वोल्टेजेस का सम इक्वल टू समेशन ई एम एफ, रास्ते में जितने ई एम एफ्स हैं और जितने जो पोटेंशियल डिफरेंसेस हैं रजिस्टर, वो दोनों बराबर होंगे, है ना। ये भी सेम है, वही एक ही बात है, लॉजिकल है, जितना ई एम एफ सेल दे रहा है उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस सर्किट में आएगा, ठीक है। व्हीटस्टोन ब्रिज नेक्स्ट। वो व्हीटस्टोन ब्रिज एक डिवाइस है जिससे हम सपोज अगर हमारे पास 4 अननोन रेजिस्टेंसेज हैं और 4 रेजिस्टेंसेज हैं जिनमें से 3 नोन है और एक अननोन है, तो हम उस अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू हम व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज़ करके निकाल सकते हैं, ठीक है। व्हीटस्टोन ब्रिज एक मतलब स्टैंडर्ड डिवाइस है, इसमें 4 रजिस्टर्स होते हैं, एक गैल्वेनोमीटर होता है, एक पोटेंशियल का सोर्स होगा ही, ईएमएफ होगा, बैटरी होगी, सेल होगी, कुछ भी। तो इसमें हुआ ये है कि हम इसको एक ऐसी कंडीशन में लाते हैं, हम इस ब्रिज को एक ऐसी कंडीशन में लाते हैं कि जब देखो ये जो बी से डी के बीच में गैल्वेनोमीटर लगा है ना वायर से, तो हम इसको एक ऐसी कंडीशन में लाना है। अब देखो अगर ये वायर है और गैल्वेनोमीटर में भी कुछ रेजिस्टेंस होगा तो ये कुछ तो करंट लेगा इससे ना। तो हमें इन रेजिस्टेंसेस को बदल के ये R1, R2, R3, R4 इन सबको चेंज करके एडजस्ट करके इस तरीके से लाना है कि जो ये गैल्वेनोमीटर में करंट है, गैल्वेनोमीटर का जो करंट है वो ज़ीरो हो जाए। जब गैल्वेनोमीटर का करंट ज़ीरो हो जाता है तो हम कहते हैं ब्रिज इज बैलेंस्ड ना। जब गैल्वेनोमीटर में करंट ज़ीरो हो जाएगा तो हम कहेंगे ब्रिज बैलेंस हो गया, और जब ब्रिज बैलेंस हो जाएगा तब इन रेजिस्टेंसेस में एक रिलेशन होता है जो कि ये है, ये R2, या ऊपर ही लिख लेते हैं इसको यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इसको एडजस्ट करके इस तरीके से एडजस्ट करना है कि जो गैल्वेनोमीटर है उसको में करंट ज़ीरो हो जाना चाहिए। जब गैल्वेनोमीटर में करंट ज़ीरो हो जाएगा तो हम कहेंगे ब्रिज बैलेंस है, और जब ब्रिज बैलेंस होगा तो एक रिलेशन होगा इन रेजिस्टेंसेज में, वो हम सर्किटरी लगा के किरचॉफ्स लॉ लगा के सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन वही प्रूफ तो इम्पॉर्टेंट है नहीं आपके लिए। तो इसमें एक रिलेशन होगा R2/R1, मतलब ब्रिज के एक साइड पे जितने रेजिस्टेंस हैं उनका रेशियो इज इक्वल टू दूसरी साइड के रेजिस्टेंसेस का रेशियो। तो हमें सपोज R4 निकालना है, तो R4 हम कैसे निकाल सकते हैं, सिंपल है, R3 इंटू R2/R। तो ये आप कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज है। व्हीटस्टोन ब्रिज की एक एप्लीकेशन है मीटर ब्रिज, ठीक है। मीटर ब्रिज में क्या होता है, आपके पास एक मीटर लंबा वायर होगा और उसमें एक नॉन रेजिस्टेंस होगा, एक अननोन रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। ये 12th के प्रैक्टिकल्स में भी है।
तो इसका यूज़ है कि अननोन रेजिस्टेंस आपको फाइंड करना है और वेरीफाई करना है कि आपका रिजल्ट सही है कि नहीं, ठीक है। तो इसके लिए इसका जो अरेंजमेंट होता है वो इस तरीके से होता है कुछ। ये एक वायर हो जाएगा आपके पास, ये 0 से लेके 100 तक की रीडिंग एक तार कॉपर का या किसी भी मटेरियल का रहता है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास एक रेजिस्टेंस होगा सपोज एक्स, और यहाँ पे एक सपोज ये अननोन रेजिस्टेंस है वाई, ठीक है। तो होगा क्या कि जब जो भी इसका जैसा भी कनेक्शन है, ठीक है, ये एक बहुत बेसिक है। यहाँ पे एक जॉकी लगी होती है। जॉकी का यूज़ ये होता है कि हम वायर पर उसको स्लाइड कर सकते हैं, है ना। वो एक उसमें मतलब एक कंडक्टर मटेरियल होता है, तो उसका यूज़ करके हम वायर पे उसको स्लाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जॉकी के थ्रू हम ये वायर को स्लाइड करेंगे, ठीक है। और इसी में बीच में एक गैल्वेनोमीटर होगा, ठीक है। तो हमें जॉकी को वायर पे लेफ्ट राइट स्लाइड करना है, तब तक स्लाइड करना है जब तक गैल्वेनोमीटर में करंट ज़ीरो ना हो जाए, ठीक है। तो सपोज आई जी, गैल्वेनोमीटर का करंट ज़ीरो हो गया, तब सपोज ये एल लेंथ पे बैलेंस होता है ना, तो ये अब देखिए, ये देखिए, ये मीटर ब्रिज की तरह काम करेगा ना। एक रेजिस्टेंस ये, एक रेजिस्टेंस ये वायर है तो इसका भी कुछ रेजिस्टेंस होगा और इधर वाले का भी कुछ रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। तो सपोज ये एल लेंथ पे बैलेंस हुआ, तो पूरा वायर 100 सेंटीमीटर का है, तो अगर ये लेंथ एल है तो यहाँ वाली लेंथ होगी 100 - एल, ठीक है। तो हम जो फॉर्मूला लिख सकते हैं वो लिख सकते हैं x/L=y/100 - एल। अब हमें y निकालना है, ठीक है, अननोन रेजिस्टेंस। तो ये हो जाएगा x 100 - L/L, ठीक है। तो इसका यूज़ करके आप x आपका नोन है, x आपको पता है, L बैलेंस लेंथ आपको मिल ही जाएगी। उस पर जो वायर होता है उस पर स्केलिंग भी होती है, ठीक है, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो स्केलिंग जहाँ पे है वो आपकी लेंथ हो जाएगी, 100 - L कर देंगे, ठीक है। तो आप ये फॉर्मूला यूज़ करके अननोन रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो ये एक मीटर ब्रिज का एक इंस्ट्रूमेंट है। और अगर पूछे कि मीटर ब्रिज किस प्रिंसिपल पर काम करता है, तो मीटर ब्रिज जो है वो व्हीट स्टोन ब्रिज का एप्लीकेशन है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। ओके, अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है पोटेंशियोमीटर, ठीक है। जैसे मीटर ब्रिज में 1 मीटर का वायर था, उसी तरह पोटेंशियोमीटर में कई मीटर का वायर होता है, 3 4 5 मीटर का वायर होता है। और वो मतलब वाउंडेड होता है ताकि ज़्यादा बड़ा उसका अरेंजमेंट ना हो, ठीक है। अगर आपने पोटेंशियोमीटर देखा होगा तो आपने देखा होगा कि वो टेबल की साइज़ का होता है, ठीक है, काफ़ी बड़ा होता है वो। और अगर उसमें हम तार उसका जो है वो इस तरीके से कुछ रहता है, यहाँ पे एक कनेक्शन रहेगा, तो तार जो है वो इस तरीके से कुछ होगा, ठीक है। अगर फिर भी ये पोटेंशियोमीटर का जो इंस्ट्रूमेंट है वो इतना बड़ा होता है, ठीक है। अगर ये पूरा तार जो है इसको सीधा करना हो तब तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो ये कई मीटर्स का होता है, ठीक है। नॉर्मली जो है वो 5 6 मीटर का मिल जाता होगा, ठीक है, लैब्स में देखा होगा। पोटेंशियोमीटर का भी कॉन्सेप्ट सेम है। एक जॉकी होगी, 2 सेल लगाएंगे, बैलेंस लेंथ ढूंढेंगे, ठीक है। 1 मिनट में आपको इसके यूजेस बता दूँ, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, पोटेंशियोमीटर का यूज़ है सबसे पहले तो कंपेयरिंग ईएमएफ्स ऑफ सेल्स। अगर हमारे पास 2 3 या जनरली दो सेल्स हैं, उनका ईएमएफ हमें कंपेयर करना है, तो हम पोटेंशियोमीटर का यूज़ कर सकते हैं। फिर अगर हमारे पास एक सेल का ईएमएफ नोन है तो हम दूसरे सेल का ईएमएफ निकाल भी सकते हैं। फाइंडिंग ईएमएफ ऑफ एन अननोन सेल, ठीक है। तो ये दो इसके मेन यूजेस हैं, ठीक है। इसकी एप्लीकेशन देख लेते हैं, मतलब इसकी वर्किंग देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि वर्किंग से प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो आपके पास एक इंस्ट्रूमेंट होगा इस तरीके से, ठीक है, इसको भी रेज कर देते हैं।
एक पोटेंशियोमीटर में होता है ये, ठीक है, ये एक अरेंजमेंट होगा वायर्स का। सपोज आपके पास दो दो सेल हैं, सपोज एक E1 EMF का और एक E2 EMF का, ठीक है। E2 E1 जो है उसको हम लिख सकते हैं, सपोज हमने दो सेल्स लिए, ठीक है, तो और वही सेम प्रोसीजर करेंगे। ये आपने एक EMF लगाया, ठीक है, इसका डायग्राम NCERT में देख लीजिएगा, थोड़ा कॉम्प्लेक्स डायग्राम है इसका, ठीक है। तो आपने सपोज एक सेल लगाया, उसका EMF है E1, उसको आपने जॉकी के थ्रू बैलेंस किया। बैलेंस करने से मतलब है कि जो जॉकी में जो गैल्वेनोमीटर लगा है उसमें करंट ज़ीरो हो जाना चाहिए, ठीक है। तो आपने सपोज बैलेंस किया और इसकी जो बैलेंस लेंथ मिली वो सपोज किसी लेंथ पे मिली L1, तो हम लिखेंगे E1 इक्वल टू 5L1, ठीक है। और 5 बताता हूँ अभी। और उसी तरह सपोज आपने दूसरा से लगाया E2 और उसकी जो बैलेंस लेंथ मिली सपोज वो L2 पर मिली, कुछ दूसरी लेंथ, तो हम लिखेंगे E2 इक्वल टू 5L2, ठीक है। ये जो 5 आया है दोनों इक्वेशंस में, ठीक है, इसको हम कहते हैं, ये जो 5 है इसको हम कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। और एक सेकेंड, इसको हम कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट जो 5 है, पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियोमीटर। यानी किसी एक पोटेंशियोमीटर के लिए जो पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है उसका वो कांस्टेंट होता है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये जो 5 है वो पोटेंशियल ग्रेडियंट है, इसकी यूनिट होती है वोल्टेज पर मीटर या वोल्टेज पर सेंटीमीटर, जो भी आप कहना चाहें, ठीक है। तो ठीक है, तो हमें बैलेंस लेंथ हमें मिल गई एक L1 पे, तो हम लिख सकते हैं E1 इक्वल टू 5L1। दूसरी बैलेंस लेंथ L2 पे मिली तो E2 इक्वल टू 5L2। इसके बाद जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे, है ना, LHS अपन RHS करेंगे तो ये 5 कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिलेगा रिजल्ट E1 बाई E2 इक्वल टू L1 बाई L2, ठीक है। तो इसका यूज़ करके, ये एक्सप्रेशन का यूज़ करके हम EMF कंपेयर कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, दोनों सेल बारी बारी से सर्किट में लगाना है। दोनों सेल की बैलेंस लेंथ आपको कुछ मिल जाएगी, एक बार L1 मिल जाएगी, एक बार L2 मिल जाएगी। उसके बाद दोनों की लेंथ अगर सिंपली डिवाइड कर दोगे तो उनका EMF कंपेयर हो जाएगा, EMF का रेशियो मिल जाएगा। अब आपके पास ये दोनों लेंथ्स रहेंगी L1 L2, आपको पता ही रहेगा। सपोज आपको E1 पता है या सपोज आपको E2 पता है, दोनों में से किसी एक सेल का EMF पता है, तो आप दूसरे सेल का EMF भी निकाल सकते हो उससे, ठीक है। तो ये हुई इसकी दूसरी एप्लीकेशन। तो ये आपका था करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इसी के साथ ये चैप्टर होता है ख़त्म। अब आपको करना ये है कि इसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। हम लोग मिलेंगे अगली बार नेक्स्ट चैप्टर के साथ, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।